नमस्कार। मधुर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका बंटी के इस श्रृंखला में आज हम पांचवें भाग पर बात करेंगे। पिछले भाग में जैसा कि हमने देखा था कि बंटी अपने पापा से मिलकर आता है और आने के बाद जब वह मम्मी को देखता है तो वो उसे बेहद उदास नज़र आती हैं और उसके बाद रात को वो माँ के साथ सोना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं अपने पास सुलाती है। वो अलग बिस्तर पर सो गया होता है इस उम्मीद में कि मम्मी अब मुझे बुलाएंगी और सारे दिन की दिनचर्या मुझसे जानने के लिए तरह तरह के प्रश्न करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और वो अपने बिस्तर पर सो जाता है। अगले दिन जब वह उठता है तो इसी उठने के साथ ही इस भाग की शुरुआत होती है। ठंड के एहसास से ये भाग शुरू होता है कि ठंड का थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है और इसी बीच बंटी जो है वो जाग गया है। बंटी जागता है और मम्मी को देखता है कि मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी की शक्ल चेहरा उनका देखना चाहता है। वो देखता है कि माँ कहीं ना कहीं उदास है और उनकी आंखें कहीं ना कहीं नम हैं। उसने ये भी देखा कि उसकी माँ ने ना तो आज उसे गले से लगाया, ना उसे प्यार किया, ना वैसा व्यवहार किया जैसा अक्सर वो पापा से मिलने के बाद जब वो घर आता है उसके बाद उसकी माँ उसके साथ व्यवहार करती है, वैसा व्यवहार उसे नज़र वहाँ नहीं आया। और इस बात से वो थोड़ा अचंभित था कि आज ऐसा क्यों हो रहा है कि माँ पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रही है। इसी बीच वो देखता है कि उसे पता चलता है कि मम्मी आज कॉलेज नहीं जा रही हैं और मम्मी आज कहीं और जा रही हैं। इतने में ही उसे पता चलता है कि उसकी माँ जो है उसकी माँ कहीं और जा रही हैं और उसे पिछले दिन की याद आती है जब वो पापा को साथ ले आता है और उन दोनों के बीच जो एक बात होती है कि 10 बजे तक पहुंच जाना। तो इस बात को वो समझ लेता है कि माँ ज़रूर पापा से मिलने जा रही हैं, लेकिन उसे बता नहीं रही हैं। वो बार बार पूछता है कि माँ तुम कहाँ जा रही हो, तो भी वो इस बात को नहीं बताती कि वो उनसे मिलने जा रही हैं। और लेकिन वो मन ही मन इस बात को जान लेता है। उसकी याददाश्त बहुत तेज़ है, इसलिए वो इस बात को याद रखता है कि उसके पिता ने उसको उसकी माँ को 10 बजे मिलने को बुलाया था और वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसकी माँ जो है उसके पिता से मिलने आ रही है। सुबह जब वो उठा है तो उसको ऐसा लग रहा था कि माँ जिस तरीके से उदास और नाराज़ नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं उसकी आज डांट पिटने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसकी माँ उससे बहुत प्यार से बात करती है, उसके लिए नाश्ता लाने के लिए कहती हैं, लेकिन इस सब में भी वो जो है अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाता जिस माँ की उसे पिछले दिन से तलाश थी कि मेरी माँ कहाँ है, वह माँ कहाँ है जो मुझे कभी डांटती है कभी प्यार करती है। आज ये एक नई ही माँ है जो ना तो मुझे प्यार कर रही है, ना मुझसे हमेशा की तरह कुछ पूछ रही है और ना ही मुझ पर गुस्सा हो रही है। तो अपनी माँ का ये व्यवहार उसे बहुत ही अटपटा लगता है और इसी में ही जब उसकी माँ उसे ये नहीं बताती है कि वह कहाँ जा रही हैं, जबकि उसे पता होता है कि उसकी माँ पापा से मिलने जा रही हैं, तो उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि माँ उसे क्यों नहीं बता रही है। इससे जो है इसके बाद उसकी माँ चली जाती है कानूनी तलाक की कानूनी कार्रवाई के लिए। तो उसके बाद वो अपना प्रश्न माँ से हटाकर फूफी पर केंद्रित कर देता है और फूफी से पूछने लगता है कि फूफी मम्मी कहाँ गई हैं। तो इस पर फूफी भी उस दिन बहुत ज़्यादा नाराज़ और परेशान थी कि मतलब आज अजय और शकुन का तलाक होने वाला है। इस स्थिति से फूफी भी थोड़ा परेशान थी। तो जब बंटी ने ये प्रश्न पूछा कि मम्मी कहाँ गई हैं, तो फूफी भी बहुत चिढ़कर उसे उत्तर देती है कि मुझे नहीं पता कहाँ गई हैं। और उसके बाद वो ये तक कहती है कि बंटी भैया आज हमसे कुछ ना बोलो, हमारे तन बदन में आग लगी हुई है। और इसके बाद जो है वो शकुन और अजय का जो संबंध है उस पर अपना एक विचार व्यक्त करती है गुस्से में और कहती है कि क्या कोई बहू को थाना कचहरी तक लेकर जाता है, ये क्या मर्दानगी हुई। मर्दानगी क्या इसे ही कहते हैं कि घर में अगर थोड़ा बहुत कलह हुआ तो उसके बाद संबंध तोड़ लिया जाए और फिर जो है कोर्ट कचहरी तक बात पहुंचा दी जाए। अपनी ब्याहता पत्नी को कोर्ट कचहरी ले जाना और उसे इस तरीके से छोड़ देना क्या अच्छी बात है। बंटी के सामने ये सारी बातें होती हैं, वो सब कुछ समझ नहीं पाता है कि ये क्या बात फूफी अचानक से बोलने लगी और ऐसा सा बर्ताव क्यों कर रही है। लेकिन इस सारी बातचीत में वो समझ तो कुछ नहीं पाता है, लेकिन जिस तरीके से उसको हर बात में हर एक घटना में कोई एक नया प्रश्न मिल जाता है, इसमें भी उसे एक नया प्रश्न मिल जाता है, वो होता है कोर्ट कचहरी ले जाना। तो वो थोड़ा सा इस बात से परेशान हो जाता है कि कोर्ट कचहरी का मुद्दा क्या है।
इसमें जब कचहरी की बात ये बात स्पष्ट रूप से समझ जाता है कि ब्याही औरत को छोड़ने का क्या अर्थ है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाता है कि कोर्ट कचहरी ले जाने का क्या मतलब है। फिर वो इस बात को जोड़ता है वकील चाचा से, और फिर वो ये अपनी बुद्धि के हिसाब से ये समझता है कि वकील चाचा क्योंकि आए थे तो कोर्ट कचहरी का कोई मामला रहा होगा, शायद इसीलिए मम्मी गई होंगी। लेकिन इस बात में वो थोड़ा सा डरा हुआ भी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि थाने में मम्मी गई है और पुलिस उनको वहीं पकड़ कर बैठाते, जैसे बच्चे सोचते हैं। और पुलिस के लिए जैसे उनके मन में इमेजिनेशन होती है, उस हिसाब से ही वो यहाँ पर जो है अपने विचारों में उलझता हुआ चला जाता है। इस सब में जो बंटी है वो थोड़ा उस स्थिति में है कि उसके अंदर सारी चीज़ें जान लेने की आतुरता है, लेकिन कुछ भी ना जान पाने की विवशता उसके सामने है। तो इस स्थिति से गुजरता हुआ बंटी अपने मन मस्तिष्क में बहुत सारे सवालों को बनाता रहता है, बिगाड़ता रहता है, और उसके प्रश्नों के उसे उत्तर नहीं मिलते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा विवश महसूस करता है। इसके बाद वो जो गुस्से में थोड़ा सा होता है, तो और वो ये डिसाइड करता है कि वे सारे खिलौने जो उसने छुपा दिए थे मम्मी की उपस्थिति में, कि कहीं मम्मी ना देख ले पापा के लाए हुए खिलौने और मम्मी और ज़्यादा दुखी ना हो जाए, उन सारे खिलौनों को निकालता है और फैलाकर उन्हें खेलने लगता है। इतने में फूफी आती है और फूफी आकर उन्हें नाश्ता करने के लिए कहती हैं, और जब वो नाश्ता देखता है तो वो मन ही मन बहुत तेज़ गुस्सा हो जाता है कि फिर वही दाल उसे दलिया दूध के साथ दिया गया है और साथ में कटा हुआ सेब रखा है। तो वो पूरे गुस्से में फूफी से बोलता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, और गुस्से में वो इतना आ जाता है कि उस दलिया को उठाकर फेंक देता है और दलिया जो है पूरे कमरे में फैल जाता है। इस बात पर फूफी, जो कि शकुन की हितैषी है और उनकी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से नज़दीक से समझती हैं, तो इस स्थिति पर वो बोलती है कि ये जो तुमने किया है इसे मैं अब नहीं समेटूंगी। जब तुम्हारी माँ आएंगी, तुम्हें देखेंगी और ये सब किया हुआ देखेंगी, तो वो वो खुद ही डांटेंगी। और एक बात जो उसने अपनी माँ के मुंह से भी सुनी थी, आज वो फूफी के मुंह से भी सुनता है कि अभी से तुम्हारा ये हाल है तो बड़े होकर तुम जाने क्या करोगे अपनी माँ के साथ। तो ये जो बात है उसको बड़ी अटपटी लगती है और इस बात पर वो थोड़ा नाराज़ भी होता है। इस बात को सुनने के बाद वो गुस्से में अपने पापा की लाई हुई बंदूक उठाता है और जाकर बगीचे में जो है उससे शूट करना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज़ से आसपास बैठे पक्षी जो है वो उड़ जाते हैं। अब इस स्थिति में उन पक्षियों का उड़ जाना कहीं ना कहीं उसके भीतर जो एक आंदोलन छिड़ा हुआ है उसका प्रतीक भी है कि जिस तरीके से माँ का इस तरीके से आज जाना, उसे किसी प्रश्न का उत्तर ना मिलना, माँ कहाँ गई है, उसके माँ और पिता के बीच संबंध कैसे हैं, उन पक्षियों का आराम की मुद्रा से एकदम से उड़ जाना, दहल जाना, दहशत में आ जाना, ये सब जो है बंटी के भीतर की अपनी जो मानसिक स्थिति उसकी चल रही थी, मनोभाव उसके जो चल रहे थे, ये सब उसका प्रतीक होते हैं। इसके बाद माँ जब लौट कर आती है तो फूफी बंटी की शिकायत करती है कि ये देखिए इन्होंने आज क्या किया है, पूरे घर में दलिया फैला दिया है। और इस चीज़ को की जब शिकायत हो रही होती है तो बंटी बहुत सहमा हुआ खड़ा होता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि आज माँ उसे खूब डांटेगी, इसी डर से वो चुपचाप खड़ा रहता है। लेकिन उसकी माँ उसे अपने पास बुलाती है और बहुत प्यार से उसकी कमर पर हाथ फेरती है, पीठ पर हाथ फेरती है, और पीठ पर हाथ फेरते हुए उससे बात करने की कोशिश करती है। और अपनी माँ का ये जो व्यवहार था वो उसके लिए बहुत अस्वाभाविक था। उसे लग रहा था कि माँ नाराज़ होगी, गुस्सा होगी, जो कि उसकी माँ का सामान्य व्यवहार था। लेकिन आज ये असामान्य व्यवहार उसे बहुत अजीब लगा। उसे ना तो वो प्रिंसिपल वाला लगा, ना ही वो उसे किसी और जैसा लगा, उसे वो प्यार अपनी माँ वाला लगा, और इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और ये सब बताते हुए वो इस अप्रत्याशित स्नेह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था जो उसकी माँ से उसे अनायास ही यहाँ पर मिल गया था। इसके बाद जो है उसकी माँ फूफी को भी थोड़ा सा बोलती है कि आप जो है उसे साफ़ कर देते, सुबह से इस तरीके से फैला हुआ है और बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें जो थी बंटी के लिए बड़ी अस्वाभाविक थी। इसके बाद जो है बंटी अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगता है और उसकी माँ उसे चुप कराती है। और चुप कराते कराते जब वो चुप होता है अपनी भीगी आंखों से अपनी माँ के चेहरे पर उसकी नज़र टिक जाती है। और कल से जब से वो अपनी माँ
अपने पापा के पास गया था तब से लेके अब तक उसने अपनी माँ को पहली बार ध्यान से देखा था, उनके चेहरे को पहली बार ध्यान से देखा था। उसने ये महसूस किया कि माँ रोई नहीं है लेकिन उनकी आंखें फिर भी लाल हैं। ये आंखें उनकी लाल क्यों हैं, ये उसके लिए बहुत बड़ा प्रश्न था। इसके बाद वो सोचता है कि माँ थाना कचहरी होकर आई है, न जाने वहाँ क्या हुआ होगा। वो अपनी माँ से पूछ लेता है। इसके बाद क्या होता है कि उसकी माँ जो है कमरे में जाती है और कमरे में जाके पलंग पर लेटती है। उसके बाद बंटी उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बात नहीं करती हैं। उसके बाद वो जाकर नहाकर जब वो लौट कर आती हैं तो अपने आँखों पर अपनी बाजू रख कर लेट जाती हैं, हाथ रख कर लेट जाती हैं। तो इसमें बंटी ये सोचता है कि जो है माँ उससे बात करेंगी लेकिन वो बात नहीं करती, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपमानित और उपेक्षित सा महसूस करता है। इस बीच उसकी माँ जब लेट सोने की तैयारी कर रही होती है तो उसकी माँ ये तक उसे कहती है कि तुम फूफी से जो चाय बनवा लेना, खा लेना। ये चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती है। वो चाहता है कि उसकी माँ उससे बात करे लेकिन उसकी माँ उससे बात नहीं करती है। तो वो जो है उसकी माँ उसे बताती कि उसका सर आज बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा सोना चाहती हैं। इसमें वो बहुत समझदारी दिखाता है और अपनी माँ का प्यारा और अच्छा बेटा बनना चाहता है। इसलिए वो क्या करता है, जाता है और किचन से मम्मी के लिए जो है शिकंजी बना कर लेकर आता है। इस शिकंजी बनाने के लिए उसने फूफी की बिल्कुल मदद नहीं ली। उसे जैसी बनानी आती थी उसने उसी तरीके से बनाई और अपनी माँ के लिए ला कर दी और अपनी माँ को बोला कि माँ ये मैंने बनाई है। उसकी माँ उसके स्नेह से पिघल जाती है और बहुत खुश भी होती हैं और शिकंजी पीकर उसे अपने पास लिटाकर जो है लिटा लेती हैं और लेकिन उससे कोई बात नहीं करती हैं। इस स्थिति से जो है वो थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे ऐसी उम्मीद होती है कि उसकी माँ उसे अपने पास लिटाकर उससे बातें करेंगी, उससे कुछ पूछेंगी, कल के बारे में कुछ पूछेंगी, पापा से क्या बातें हुई ये सब पूछेंगी। लेकिन उसकी माँ उससे ऐसा कुछ नहीं पूछती, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा जो है आश्चर्यचकित भी होता है, अपने आप को उपेक्षित भी महसूस करता है और कहीं ना कहीं अपने आप को अपमानित सा भी में वो महसूस करता है। इसके बाद शाम होती है और जब दोपहर को बारिश आई हुई होती है तो उससे पूरा का पूरा जो उनका लॉन होता है, बगीचा जो होता है, वो साफ साफ धुला हुआ सा लगता है। तो बंटी के पास ये काम भी नहीं रहता कि वो पौधों में पानी लगा दे। उसके बाद माँ जो है लॉन में बैठी होती है और माली जो है अनावश्यक उगी हुई घासों को पौधों के बीच में से उखाड़ रहे होते हैं और बंटी उनसे बातचीत कर रहे होते हैं। इस बातचीत में वो आम के पेड़ की बात करते हैं कि जो गुठली उसने उगाई है वो पेड़ कब तक बनेगा, उसमें आम कब तक आएंगे। तो जो माली होता है वो बंटी को ये बताते हैं कि बंटी भैया जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आप जवान होंगे, वैसे वैसे इसमें जो ये जो पौधा है ये पेड़ बनेगा और जब आपकी शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, तब इसमें भी नए नए फल आएंगे, फूल आएंगे। इस तरीके से वो उससे बोलते हैं, जिस बात पर वो यकीन नहीं करता। और लेकिन इस बात में उसे माँ से बात करने का एक बहाना मिल जाता है और वो अपनी माँ की कुर्सी के हत्थे पर जाकर बैठकर अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या ये बात सच है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तभी ये पौधा भी बड़ा होगा। तो इस बातचीत के इस विषय को लेकर बंटी जो अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उससे कुछ नहीं बोलती और अपनी माँ की ये जो चुप्पी होती है, ये जो शांति होती है, इसे उसे बहुत ज़्यादा अस्वाभाविक और उसके लिए बहुत ज़्यादा असहनीय भी हो जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ से बात करते करते जब इस पर बार बार जोर डालता है कि माँ बताओ ना कि ये पेड़ कब बड़ा होगा, तब उसकी माँ उसे बोलती है कि कम से कम 10 साल लगेंगे और इतना लंबा समय लगता ही है। इस बात से बंटी जो है थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है कि पौधे को पेड़ बनने में 10 साल लग जाएंगे, ये तो बहुत लंबा समय है। इसके बाद वो जो है अपनी माँ से पूछने लगता है, अच्छा माँ मुझे ये बताओ कि क्या जो हम कहानियों में पेड़ पौधों की बात सुनते हैं कि जिनकी पत्तियां चांदी की होती हैं, क्या ऐसे सचमुच के पेड़ होते हैं? अगर होते हैं तो कहाँ होते हैं और उन्हें हम कैसे देख सकते हैं? तो इन सब बातों में उसकी माँ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, तो उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं वो। इसके बाद जो है रात का दृश्य आता है। रात को वो सोने लगते हैं और वो अपनी माँ के पास लेटा होता है। उसकी माँ अपनी माँ से वह बात करता है। वो सुबह से अपनी माँ का चेहरा लगातार देखता चला आ रहा है, लेकिन वो उसकी माँ उससे बात नहीं कर रही है। वो उस प्रतीक्षा में कि कब माँ उससे बात करे, तो वो भी खूब सारी बातें हैं उसके पास बताने के लिए, तो अपनी माँ को बताए। इतने में उसकी माँ जो है
करवट बदलती हैं, उसकी तरफ मुंह करती हैं और धीरे से उसका नाम पुकारती हैं बंटी। तो इस नाम को पुकारती है जब वो, तो बंटी खुश होता है और वो अपनी माँ से खूब प्यार से जवाब देता है कि हाँ माँ बोलो क्या बात है। इसके बाद जो है बंटी की माँ उससे कल के बारे में, पिछला कल के बारे में पूछती हैं कि पिछले कल तुमने क्या क्या किया पापा के साथ, क्या क्या बातें हुई तुम दोनों के बीच। तो बस इसी क्षण की प्रतीक्षा में बंटी था और इसी क्षण में ही वो जो है बात करने का प्रयास करता है। इस प्रयास में जब वो बात करने का प्रयास कर रहा होता है तो वो एक एक करके सब बातें बताने लगता है। और उसके बाद जिस बात को वो बताता है कि हम शाम को घूमने गए, वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, खूब घूमा फिरा, खूब मज़ा हमने किया। उसके बाद वो बताता है कि जब बंटी चला गया, जब चपरासी उसे लेने आए थे और वो जब चला गए थे तो पापा ने उससे ये कहा था कि तुम जब उसे ये पता चला कि चपरासी चला गया, उसे वापस लेकर जाने वाला कोई नहीं है, तब उसने बहुत क्लियर शब्दों में पापा से ये कह दिया था कि मैं रात को यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं अपनी माँ के बिना कहीं नहीं जाता हूँ और मुझे अपनी माँ के पास ही वापस जाना है। तो उसने ये बात इसलिए भी कही थी कि वो अपनी माँ को ये विश्वास दिला देना चाहता था कि आपका सहारा मैं हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। इसके साथ ही उसने ये सारी बातें बताते बताते उसने उसको ये बात भी बताई कि पापा ने ये कहा था कि जब छुट्टियां होंगी तो तुम कलकत्ते आ जाना और वहाँ पर हम खूब घूमेंगे फिरेंगे और जब वापस छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी तो तुम्हें वापस छोड़ जाएंगे। इस वाक्य को सुनकर शकुन जो है थोड़ी सी क्या कहते हैं, उसकी जो जड़ता कुछ समय से बनी हुई थी वो जड़ता भंग हो जाती है और वो थोड़ी अलर्ट होकर इस बात को सुनने लगती है और बहुत तीखी नज़रों से बंटी की तरफ देखती है। बंटी ये बिल्कुल समझ जाता है कि माँ को कलकत्ता जाने वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। इससे अगर वो ये बोलता है, इसका उत्तर भी उसकी माँ जब उससे पूछती है तो वो बताता है कि मैंने वहाँ पापा को क्लियर मना कर दिया कि मैं कलकत्ता नहीं जाऊँगा, मैं अपनी माँ के बिना कहीं भी नहीं जाता हूँ और मुझे अपनी माँ के पास रहना ही पसंद है। तो इसी बीच में जो है उसकी माँ इस का उत्तर सुनकर थोड़ी सी प्रसन्न होती है और उसको ये लगता है कि वह जो है बंटी जो है उससे जुड़ा हुआ है और वह ये उसको बंटी उसको ये भी बोलता है कि मैं सिर्फ अपनी मम्मी का बेटा हूँ। इसके बाद बंटी जो है अपनी बाल बुद्धि से ये समझने का प्रयास समझ जाता है कि कहीं ना कहीं मम्मी को इसी बात की नाराज़गी थी कि मैं पापा से मिलने गया हूँ। उसे ये लगता है कि अगर पापा उसको अपने साथ ले जाएंगे तो मम्मी को इस बात का डर है कि वो फिर क्या करेंगी, वो नहीं चाहती कि बंटी उससे अलग हो। तो इस बात से जो है वो थोड़ा सा जो है इस बात को जब जान लेता है तो मन ही मन थोड़ा सा संतुष्ट होता है कि मेरे को किसी प्रश्न का उत्तर तो खुद से मिल पाया। तो इस बात को जानकर वो थोड़ा सा खुश होता है। इसके बाद वो थोड़ा उसके मन में जब बहुत सारी बातें उमड़ घुमड़ रही होती हैं तो इसी में वो ये भी सोचता है कि जब लड़ाई हो जाती है तो सब जिन दो लोगों के बीच लड़ाई होती है वो अपनी अपनी चीज़ें अपने पास रखना चाहते हैं। शायद ऐसी ही स्थिति मम्मी और पापा की लड़ाई की भी है। लेकिन वो ये भी सोचता है कि लेकिन मैं कोई चीज़ तो नहीं हूँ, मैं अगर चीज़ हूँ भी तो मैं किसकी चीज़ हूँ। तो वो ये इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मैं मम्मी की चीज़ हूँ क्योंकि मैं मम्मी के पास रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं उसके भीतर ये एक बोध आता है कि मैं क्या किसी वस्तु के समान हूँ जिसे माँ के पास रहना चाहिए, पिता के पास रहना चाहिए। और वो अपनी बाल बुद्धि से ये समझता है कि क्योंकि मैं मम्मी के पास रहता हूँ तो इसलिए माँ का अधिकार मुझ पर ज़्यादा है। पापा चाहे उसे कितना भी प्यार कर ले लेकिन वह पापा के पास कभी नहीं जाएगा, वह मम्मी का बहुत ही प्यारा बेटा बनकर रहेगा और अपनी माँ का ध्यान भी रखेगा। ये बात इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब व्याख्या आती है तो ये चीज़ पूछी भी जा सकती है। तो ये पैराग्राफ जिसमें ये बात कही गई है कि क्या पर वह भी किसी की चीज़ है, क्या है तो किसकी चीज़ है, ये वाला पैराग्राफ अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वो ये सोचता है कि मम्मी पापा वैसे तो कभी लड़ते नहीं हैं जैसे मैं और टीटू लड़ते हैं। हो सकता है मम्मी और पापा वाली जो लड़ाई होती है वो ऐसी चुप्पी वाली लड़ाई ही होती होगी और मम्मी पापा के बीच की इस लड़ाई के बीच में कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, इस बात को वो समझता है। इस सब के बीच में ही वो अपनी माँ से पूछ बैठता है कि माँ आज तुम पापा से मिलने गई थी, वहाँ क्या हुआ। तो उसकी माँ बिना किसी ना नुकुर के उसे जवाब देती हैं कि वहाँ होना बाकी क्या रह गया था, बस अब हुआ ये है कि अब तू सिर्फ मेरा बेटा है, केवल मेरा बेटा, अपने पापा को भूल जा। और
इतना बोलते बोलते उसकी माँ का जो स्वर है वो रूंध जाता है, वो कहीं ना कहीं उसकी आंखें गीली हो जाती हैं और ये सब कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगती है। और बंटी भी इस बीच अपनी माँ को इस तरीके से रोते देखना उसके लिए बड़ा अस्वाभाविक था, और माँ को इस तरीके से रोते हुए देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और अपनी माँ के साथ जो है वह भी बहुत तेज़ रोने लगता है। ये इस भाग का सबसे ज़्यादा इमोशनल पक्ष रहा है, और रोते रोते वो अपनी माँ से लिपट जाता है और बार बार सिर्फ एक ही बात बोलता है, माँ मम्मी आप तुम मत रो। और इसी के साथ ये वाला भाग जो है समाप्त हो जाता है। उम्मीद है कि इस भाग को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।